कल तक हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है जो हमें देखने का अनुभूति प्रदान करता है। एनर्जी का फॉर्म है जो सेंसेशन और विजन हमें देता है। यानी किसी बॉडी पर जब ऑब्जेक्ट बॉडी पर लाइट पड़ता है तो वह बॉडी दिखता है, लाइट दिखता नहीं है। लाइट तो एनर्जी है। अब लाइट के बारे में कुछ एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इसलिए इसके बारे में नोट पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नोट पॉइंट में देखिए आप, नोट पॉइंट फॉर लाइट, प्रकाश के लिए नोट बिंदु इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हैं इसको याद रखना है बेसिकली। तो पहला देखिए, लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, यानी उसका एक फैमिली होता है। उस फैमिली का एक सदस्य है लाइट, 7 गो होता है, उसमें से एक सदस्य लाइट है। आगे सीख लेंगे हम लोग। तो लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का दृश्यमान भाग है। इसलिए लाइट इज द विजिबल वेव। इसलिए लाइट कैसा वेव है? विजिबल वेव है, देखने दृश्य तरंग है। लाइट कैसा तरंग है? दृश्य तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 7 फैमिली है, उसका एक पार्ट, एक फैमिली में लाइट भी आ जाता है। और केवल लाइट का जो वेव है वही दिखता है, बाकी और वेव दिखता नहीं है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का दृश्य भाग है, इसलिए इसे दृश्य तरंग भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा बात ये भी याद रखना है, इसे डिफिनेशन में भी है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है, मतलब प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो जानते थे पहले से। मीडियम इज नॉट नेसेसरी। तीसरा पॉइंट में, मीडियम इज नॉट नेसेसरी टू ट्रेवल द लाइट। लाइट को चलने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की जरूरी नहीं होता है। यानी लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होता है। क्यों? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई भी, वो जो बताए 7 फैमिली होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरी नहीं होता है। मैकेनिकल वेव जो है, जो कि आप लोग पढ़े थे 11th क्लास में, जैसे साउंड वेव हो गया, ये वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होता है। अगर मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, तो वेव नहीं चल सकता है। एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम का भी ट्रेवल करता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट भी है, उसी के फैमिली का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है। तो लाइट सन से अर्थ तक पहुंचता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद वैक्यूम होता है, फिर भी लाइट अर्थ तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। यह देखिए EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही ये हम फोन लगाते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे को लग जाता है। तो या कहीं पर भी सिग्नल हम लोग भेज सकते हैं, जहाँ मीडियम है या मीडियम नहीं है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है तो लाइट भी उसी फैमिली का है, इसलिए लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं भी रहेगा मीडियम तब फिर भी लाइट
एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट कर सकता है, गमन कर सकता है, चल सकता है। इसीलिए लिखे हैं प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, जनरली जो सोर्स ऑफ लाइट है वो व्हाइट लाइट होता है। आप बल्ब जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, सन से जो रोशनी आ रही है ये सब व्हाइट लाइट है। इसको हम लोग व्हाइट लाइट कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। इस श्वेत प्रकाश को आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ाएंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, मान के चलिए। तो किसी प्रिज्म से जब पास करता है 7 रंगों में बिखर जाता है। इसका मतलब व्हाइट लाइट जो है वो मिक्सअप है 7 कलर का। तो वही बात लिखे हैं, व्हाइट लाइट इज कंपोनेंट ऑफ 7 कलर इन द फॉर्म ऑफ विबगोयर। बताएंगे विबगोयर के बारे में। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, यह 7 रंगों का कंपोनेंट है। इन द फॉर्म ऑफ विबगोयर, जो किसके रूप में रहता है? विबगोयर के रूप में रहता है। यानी व्हाइट लाइट में जो 7 रंग है, व्हाइट लाइट में जो 7 रंग है, 7 कलर है, जब उसको व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से में प्रवेश करा के निकालते हैं तो 7 रंगों में बिखर जाता है। तो वो जो 7 रंग है कौन कौन सा है? तो देखो, वायलेट है जिसको बैंगनी कलर कहते हैं, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। रेड मतलब लाल होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है जो विबगोयर के रूप में होता है। यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने सारे रंग व्हाइट लाइट में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो वेवलेंथ अगर रेड का ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, और वायलेट का अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा होगा। ये सब सीखोगे धीरे धीरे। अब 5वां नंबर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज बिटवीन 3900 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम। यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर, या फिर से मिला लेना, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम और 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ये डाटा कहीं कहीं पर आपको कोई बुक में 4000 एंगस्ट्रम से 8000 देगा, अप्रोक्सीमेट है, किसी किसी में और कम भी दे सकता है, लेकिन ये ज्यादा परफेक्ट है। याद रखना है आपको, वेवलेंथ लाइट का कितना होता है, कितना से कितने के बीच होता है। तो आंसर है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 3900 एंगस्ट्रम जो वेवलेंथ है ये वायलेट के लिए है, बैंगनी कलर के लिए है, और 7800 एंगस्ट्रम जो है वो रेड कलर के लिए है। अब वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर ऑफ लाइट इज मिनिमम। वायलेट का क्या होता है? मिनिमम, और मैक्सिमम फॉर रेड कलर। इसका हिंदी लिख सकते हैं हम लोग, बैंगनी रंग, वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। फिर से सुनना है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का
तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, वायलेट कलर का कितना हो जाएगा? आंसर है तुम्हारा 39 एंगस्ट्रॉम, 39 एंगस्ट्रॉम। और लाल कलर का मैक्सिमम जो है वो कितना हो जाएगा? आंसर है 7800 एंगस्ट्रॉम। अब आइए, अब देखिए वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर, wavelength of green color of light is used as mean color। इसका हिंदी लिख सकते हैं, प्रकाश के हरे रंग की तरंगदैर्घ्य को सुनना, वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर ऑफ लाइट इज यूज एज मीन कलर। प्रकाश के हरे रंग के तरंगदैर्घ्य को मध्य रंगों के लिए उपयोग किया जाता है। हरे रंग के प्रकाश के वेवलेंथ को मध्य कलर मतलब मध्य रंगों के लिए उपयोग किया जाता है। तुम देखो हरा बीच में है ना, 1 2 3 1 2 3, थ्योरी से ये आ गया, इसका होता है 5000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन प्रैक्टिकली इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ, सारे का वेवलेंथ एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देते हैं, जितना होता है उसे भाग दे देते हैं। इसका वेवलेंथ, इसका 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 सबको जोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग देंगे तो वो जो वैल्यू आता है कुछ इस तरह का आता है, 5500 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। कितना आ जाता है? 5500 एंगस्ट्रॉम। और वह देखा जाता है वो येलो कलर का है। कौन सा कलर का है? वो येलो कलर का है। इसका मतलब है कि हम ये 5000 एंगस्ट्रॉम जो है ये ग्रीन कलर का, ये थ्योरी से हम बोल सकते हैं कि ये मध्य कलर है, बीच का रंग है। लेकिन थ्योरी ये बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखोगे तो वो 5500 एंगस्ट्रॉम वैल्यू देता है। इसलिए ये भी हो सकता है ग्रीन कलर भी, या तो येलो भी। ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा हम लोग यूज कौन सा करते हैं? आंसर है ग्रीन। कौन सा ज्यादा यूज करते हैं? आंसर कौन सा है? ग्रीन। ये थ्योरी का आता है और ये प्रैक्टिकल रहता है। तो याद रखना है थोड़ा सा, ग्रीन कलर जो है वो मीन कलर है, वो थ्योरी के अनुसार। लेकिन बी प्रैक्टिकली आप देखोगे येलो कलर जो है वो आपका मीन कलर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है इज बिटवीन 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसका मतलब है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति समझते हो ना? वेव जो चलता है, वेव जो चलता है, जैसे देखिए वेव इस तरह से प्रोपेगेट करता है, हम लोग दिखाते हैं ग्राफिकली। तो यहां से लेके यहां तक जो है ये लेंथ जो है ये वेव लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वेव लेंथ कहलाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किया हुआ है। टाइम लेंगे 1 सेकेंड। कितना लेंगे? 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड लो, 1 सेकेंड में कितने बार कंप्लीट करता है? ये एक वेव हुआ, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, इस तरह से चलेगा। तो वह लाइट का 1 सेकेंड में जितने बार साइकिल कंप्लीट करता है, देखो इधर से हाफ साइकिल, फिर से इधर से हाफ साइकिल, 1 सेकेंड में जितने बार साइकिल कंप्लीट करता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 × 10⁻14 हर्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ज, यानी 4 पर
14 जीरो लगाएंगे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब 1 सेकेंड में लाइट बहुत बार साइकिल कंप्लीट करता है, यहां से पता चलेगा। और एक चीज और याद रखना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ किसका ज्यादा है? रेड का ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी रेड का कम होगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रम है, सबसे ज्यादा है रेड का, तो ये रेड वाला है। किसका है? ये रेड कलर का है। 4 × 10⁻14 हर्ट्ज ये रेड कलर का है और ये वायलेट कलर का है। तो हिंदी में लिख सकते हो, प्रकाश की आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ज तक होती है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं। और न्यू जो है, देखो न्यू जो है वो इससे छोटा है और इससे बड़ा है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में है। ये लैंग्वेज में लिखे हैं और ये मैथमेटिकली लिखे हैं, दोनों एक ही चीज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में है। अब स्पीड ऑफ लाइट बता भी दिए थे, कल भी चर्चा किए थे। इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में, कहा में? निर्वात मतलब फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में प्रकाश की वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप कन्वर्ट करोगे इसको किलोमीटर पर सेकेंड में, आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी लाइट का स्पीड काफी ज्यादा है। हाँ, अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग है, जैसे सबका होता है यार। जैसे आप ही दौड़ते हो, प्लेन रोड है, अच्छा रोड है, वहां पर तेजी से दौड़ सकते हो। अगर सैंडी फ्लोर है, घना माध्यम है, कुछ वैसा बालू पर दौड़ाएंगे तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा। उसी टाइप से लाइट के साथ भी होता है। फ्री स्पेस जब मिलता है, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, फ्री स्पेस जब मिलता है तो उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बाकी अलग अलग मीडियम, जैसे जैसे डेंसर मीडियम मिलते जाएगा उसका स्पीड घटते जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द लाइट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। चूंकि लाइट वेव है तब फिर भी वो सीधी रेखा में गमन करता है। वेव तो ऐसे चलता है सर ना, वेव तो इस तरह से चलता है ना, तो फिर उसको सीधी रेखा में गमन करता है। क्यों करता है? आंसर देता हूं। द लाइट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करता है ड्यू टू मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ के कारण। हिंदी इसका लिखेंगे, प्रकाश न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के कारण, प्रकाश न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के कारण सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इसका वेवलेंथ मिनिमम नहीं होता, ज्यादा होता, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते थे कि ये सीधी रेखा में गमन करता है। बच्चा पार्टी, आप देखिए, एक एग्जांपल लिए हैं। लाइट का जो वेवलेंथ है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक है। ये कम है वेवलेंथ और ये ज्यादा है। बाकी और जो कलर है सबका वेवलेंथ इसके बीच में ही होगा। हम मैक्सिमम ले लेते हैं 7800 एंगस्ट्रम। 7800 एंगस्ट्रम है, कन्वर्ट मीटर में, चूंकि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, आप लोग सीख चुके हैं, 10⁻⁻10 मीटर। तो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर में। तो 1 एंगस्ट्रम मतलब ये जो एंगस्ट्रम है
इसको रिप्लेस करेंगे और उसके बदले हम 10 टू द पावर माइनस 10 लिख सकते हैं। एंगस्ट्रम को रिप्लेस किए, इसी के बदले हम इतना मीटर लिख सकते हैं और इसके बगल में चिपका दिए 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। सॉल्व करेंगे, 7800 है, 7800 दिए, ये ऊपर है, इसको नीचे लाए माइनस प्लस बन जाएगा। उसके बाद 7800 यहां पर लिखे 10 टू द पावर 10 का मतलब है 10 जीरो, 10 पर कितना जीरो, 10 जीरो, 1 पर कितना जीरो, 10 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखो 2 तो पहले से था, बाकी है नहीं तो 6 दे दिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा दिए। यानी इतना मीटर है, यानी 1 मीटर भी नहीं है, कितना है, पॉइंट में जितना जीरो आएगा उतना ही अत्यंत छोटा है। जब अत्यंत छोटा है वेव लेंथ, ये क्या है, बहुत ही छोटा है। ये क्या है आपका, बहुत ही छोटा है, समझना इस बात को ध्यान से। अगर इसका वेवलेंथ यहां से यहां तक है, अगर इसका वेवलेंथ कम करेंगे हम, कम किए तो बताइए वेवलेंथ इससे कम हुआ ये, लेकिन ये बहुत कम है, इससे कम ये होगा। बहुत कम वाला बनाएंगे तो ऐसे ऐसे करेगा, उससे भी कम होगा तो लगेगा क्या हमको, सीधी रेखा में गमन करता है। इसीलिए लाइट के बारे में कुछ बहुत ज्यादा उलझन था। न्यूटन ने पार्टिकल नेचर बताया था लाइट के बारे में, क्यों बता दिया था कि सीधा पार्टिकल ही चल सकता है, वेव कभी भी सीधा नहीं चलेगा। वेव तो इस तरह से चलता है, पार्टिकल गोली की तरह कौन चल सकता है, पार्टिकल चल सकता है, कण चल सकता है। तो जब वो सीधी रेखा में गमन करता है लाइट, तो इसका मतलब वो कण है, लेकिन वो सीधी रेखा में इसलिए गमन करता था कि उसका वेवलेंथ बहुत ही कम और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। 1 सेकेंड में कितने लाख उड़ जाएगा, ये करोड़ करोड़ अरब में आ जाएगा, खरबों में आ जाएगा, उतना बार 1 सेकेंड में चल देता है, तो नहीं लगेगा सीधे जा रहा है। इसीलिए प्रकाश जो है मिनिमम वेवलेंथ के कारण सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसको उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आप लोग लिख लिए होंगे, हम लोग लाइट के लिए नोट पॉइंट को स्टडी कर लिए। हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या था, ऑप्टिक्स चल रहा है। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट लाइट एंड इट्स फिनोमेना, यानी प्रकाश की भौतिकी का वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश एवं उसके घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसका जो घटना है, जैसे रिफ्लेक्शन, एग्जांपल में दिए थे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफ्रेंस, फिर वेव ऑप्टिक्स में इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉप्टन इफेक्ट, ये सब घटना है। तो लाइट तो हम लोग पढ़ लिया, अब इसके घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला घटना हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला घटना हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ लाइट में प्रकाश की घटनाओं। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, पहले भी पढ़ेंगे, यहां भी पढ़ लीजिए। जैसे तुमने मिरर देखा होगा, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, उस पर टॉर्च जलाते हैं तो फिर वह लाइट क्या होता है, जिधर से जलाए उसी माध्यम में, उसी दिशा में नहीं, उसी
माध्यम में लौट जाता है, वही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसका कुछ रूल भी होता है जो कि पढ़ेंगे हम लोग। इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, देखना, इफ लाइट, अगर प्रकाश, इज इंसिडेंट, आपतित होता है, ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, माध्यम के सतह पर, कोई जैसे एक माध्यम है, इसके सतह पर प्रकाश अगर आपतित होता है, देन तब रिटर्न्स, लौट जाती है, तब लौट जाती है, इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में, उसी दिशा में नहीं, उसी मीडियम में, उसी माध्यम में, देन तब सच फिनोमिना ऑफ लाइट, तब जो लाइट का वो घटना है, इज कॉल्ड, कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हिंदी वाले लिख लीजिए। अगर प्रकाश किसी माध्यम के सतह पर आपतित होता है, फिर से सुनना, अगर प्रकाश किसी माध्यम के सतह पर आपतित होता है तथा उसी माध्यम में फिर लौट जाता है, तब इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तब इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हिंदी में परावर्तक सतह कहते हैं। इस पर लाइट इधर से आया, मानो टॉर्च जलाया और लाइट इधर आया, फिर से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाता, उसी माध्यम में लौट गया। इसको रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं, इसको इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, और फिर ये नॉर्मल, ये देखा गया है, जितना एंगल नॉर्मल से ये बनाया, इंसिडेंट एंगल इसको कहते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उतना एंगल बनाकर ये लौट भी जाता है। तो समझ में आ गया रिफ्लेक्शन या बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं, उसको उतार लेना वीडियो पॉज करके। देखिए, कोई भी माध्यम है, सपोज दैट ये मीडियम है, लाइट आया, इंसिडेंट किया, ये किधर जाएगा, कितना डायरेक्ट ये बना देता है, गलत बात। किधर जाएगा, इसके लिए पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री है इधर से भी और इधर से भी ये 90 डिग्री है। अब ये जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल बनाकर ये जाएगा। यही रूल है रिफ्लेक्शन का। रूल भी पढ़ेंगे अभी रिफ्लेक्शन। इस तरह से आप लोग समझा कि पहले आता है किरण, आपतित हुआ, अब किधर जाएगा यह डिसाइड करने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद जितना एंगल ये बनाया नॉर्मल से उतना एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट होगा। ये बात सीखे। अब देखिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। कितने प्रकार का परावर्तन होता है? तो पहला होता है रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, मतलब नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो आंसर है 2 प्रकार का। पहला कौन सा? रेगुलर, और या इसी का दूसरा नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा जो होता है वो है इरेगुलर, मतलब अनियमित। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। कोई पूछेगा रिफ्लेक्शंस कितने प्रकार का होता है, तो क्या कहेंगे, 2 प्रकार का। पहला कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इसको स्पेकुलर रिफ्लेक्शंस कहते हैं, और दूसरा जो है वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शंस या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस कहते हैं। यानी हिंदी में बोले तो परावर्तन 2 प्रकार का होता है, पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन होने के लिए सरफेस कैसा चाहिए, चिकना सतह अगर है, कैसा सतह है, चिकना सतह है और फ्लैट है, एकदम समतल है, तब वहां पर जो रिफ्लेक्शंस होगा वह रिफ्लेक्शंस रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहलाएगा। अगर कर्व सरफेस है, टेढ़ा सरफेस है या उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शंस होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो पहला हम लोग देखते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When the parallel rays, जब समांतर किरणें ऑफ लाइट प्रकाश का रिफ्लेक्ट परावर्तित होता है, पैरेलली आता है, पैरेलली थ्रू स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस, चिकना एवं समतल सतह से, देन इट इज कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी में जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी चिकना एवं समतल सतह द्वारा समांतर परावर्तित होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। फिगर को फिर से समझ सकते हैं। आपको बताया था, जैसे देखिए एक समतल सतह ली, कैसा सतह है, एकदम समतल, एकदम समतल सतह है, एकदम बिल्कुल फ्लैट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सतह है और ऊबड़ खाबड़ भी नहीं है, चिकना भी है। अब इस पर रे भेजो, मान लो ये पहला रे आया है, इंसिडेंट किया, दूसरा भी रे आया, तीसरा भी आया, बहुत सारा रे ले सकते हैं। अब रे आया, अब जाएगा किधर, इसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मल खींचना पड़ता है। मतलब जहां पर इंसिडेंट पॉइंट है उसी जगह नॉर्मल खींचो। देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल कैसे खींचते हैं, ये सतह से 90 डिग्री पर होना चाहिए, इधर से भी और इधर से भी, किसी को कहते हैं नॉर्मल। और आपका इसका रूल क्या है, ये जो आया आया आया, जितना एंगल यह बनाया नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाकर ये इधर चला जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ पर तुमने नॉर्मल खींचा, जितना एंगल ये बनाया उतना एंगल बनाकर ये चला जाएगा। फिर यहाँ पर नॉर्मल खींचे, जितना एंगल ये बनाया उतना एंगल बनाकर ये चला जाएगा। तो पैरेलल गया कि नहीं। तो अब इसलिए है जहां कहीं चिकना सतह है, कैसा सतह है, चिकना सतह है, जहां कहीं चिकना सतह है या और चिकना और समतल है, वहां पर अगर पैरेलल लाइट भेजेंगे तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगा। कोई दिक्कत, जबरदस्ती नहीं किए हैं। रे आता है, अब जाएगा किधर, उसके लिए नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वही एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरह से देखें हम लोग, ऑब्जर्व किए इसको, तो पता यह चला जो पैरेलल रे था वही पैरेलल गया। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश किया है, ऐसा रे, एक रे ए बी सी नाम रखा है, फिर रिफ्लेक्टेड रे ए डैश बी डैश सी डैश। इफ ए पैरेलल है किसका, बी का, है कि नहीं। एक सेकेंड लाइट करता है। लाइट कट गया था, फिर आया। चलिए देखिए, बता रहे थे ए बी सी तीनों पैरेलल है। अगर ए बी सी पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है। देन ए डैश बी डैश आल्सो पैरेलल, सब पैरेलल है।
अब देखते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन थोड़ा समझो। ये रिफ्लेक्शन होगा, ये किसमें होगा था? चिकना और समतल सतह। ये जो होगा रूखड़ा या कर्व सतह। जैसे देखिए कोई रूखड़ा है और यह कर्व सतह है। अब ये रे आया यहाँ पे, एक रे किधर जाएगा? यहाँ पर नॉर्मल चाहिए, यानी ये हो गया नॉर्मल। देखो ये 90 बना रहा है, यहाँ से जितना एंगल बनाया उतना एंगल बनाकर ये चला जाएगा, इधर चला गया, ये इधर चला जाएगा। दूसरा रे अगर पैरेलल रे ही भेजो जो इसके बिल्कुल समांतर है, आया लेकिन ये यहाँ पर टकराया, इस जगह पर नॉर्मल अगर लेंगे तो ऐसे ये नॉर्मल होगा, ये जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल बनाएगा ये, और ये इधर चला जाएगा। देखो पैरेलल है नहीं है। तीसरा रे लो, इसी के पैरेलल है। अब इस जगह पर नॉर्मल अगर बात करें तो ये नॉर्मल बनेगा, तो ये जितना एंगल बनाया उतना एंगल बना करके ये चला जाएगा इधर। देख रहे हैं ये कोई पैरेलल नहीं है। तो ऐसे रिफ्लेक्शंस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सीधा उसका उल्टा बात है, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जब प्रकाश की समांतर किरणें डज नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट नहीं करता है पैरेलली, पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं करता है थ्रू कैसा सरफेस? रफ, थ्रू रफ एंड कर्व सरफेस, वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा सतह या रूखा सतह से, देन तब इट इज कॉल्ड, यह कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अनियमित परावर्तन। हिंदी वाले लिखो, जब प्रकाश की समांतर किरणें रूखड़ा तथा वक्र सतह से समांतर नहीं परावर्तित होता है, समांतर नहीं परावर्तित होता है, तब इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तब इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये कर्व सरफेस है, जैसा कि ऊपर में समझाया, ये पैरेलल नहीं है, तो ऐसे रिफ्लेक्शंस जो है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शंस के बारे में कुछ नोट पॉइंट। वी लुक एनी टाइप ऑफ बॉडीज, हम किसी प्रकार का जो वस्तु है को देखते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग किसी प्रकार के वस्तु को जो देखते हैं वो किसके कारण? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। जैसे देखिए कल भी दिखाए थे, जैसे कोई बल्ब है, कोई बल्ब है और कोई ये वस्तु है ना, यहां से कोई लाइट आया, वस्तु पर रोशनी आया और वस्तु रिफ्लेक्ट करेगा, वस्तु लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और फिर ये मेरे आंख पर आएगा तो हम लोग देख लेंगे। लाइट कहां से आया? यहां से बॉडी पर, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ जिसके कारण आंख पर पड़ा और आंख देख लेता वस्तु को। तो यानी कोई भी चीज जो हम लोग देखते हैं, किसी भी प्रकार का जो वस्तु देखते हैं वो किसके कारण देखते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देखते हैं हम लोग।
दूसरा, एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, किसी भी प्रकार का परावर्तन, फॉलोज, अनुसरण करता है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम का। हिंदी, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम का अनुसरण करती है। फिर से, किसी भी प्रकार के परावर्तन, किसी भी प्रकार के परावर्तन मतलब स्पेकुलर परावर्तन और दूसरा डिफ्यूज परावर्तन, दोनों में से किसी भी प्रकार का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो सर अभी तक आप बताए नहीं है प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है, तो हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, इसके बारे में चलते हैं। दो नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। दो नियम है। फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या कहता है, कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल drawn at the point of incident, at the point of incident all three lies in same plane। हिंदी हुआ इसका, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन। और फिर सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, दूसरा नियम कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इसका हिंदी हुआ आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो लॉ दो प्रकार का है,
इसका फिगर बना के तुमको समझा देता हूं। परावर्तन का कितना नियम है? आंसर कितना है? 2 नियम है। जैसे एक लिया मैंने, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आया रे किधर जाएगा? इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट रे मतलब होता है आपतित किरण। अब यह रे किधर जाएगा? यहां पर सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये जितना एंगल बनाया, इस एंगल को आई से दिखाते हैं, आपतन कोण करते हैं, उतना ही एंगल बनाकर ये जाएगा और इसको आर से दिखाते हैं, परावर्तन कोण करते हैं। और ये जो है इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए पहला नियम है आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण। आसान है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जिसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल मतलब अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। देखो एक ही समतल में है, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे इधर है, नॉर्मल इधर है और ये इधर आ गया, इसके लिए अलग प्लेन लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, एक ही तल में होता है। तो पहला नियम तो ये है। दूसरा नंबर आसान है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट एंगल जो है इसको आई से दिखाते हैं, इज ऑलवेज हमेशा इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे लेते हैं? नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमेशा कोण आई, कोण का सिंबल है ये, हमेशा बराबर होता है कोण आर के। यानी इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। इसी चीज को हम लोग नहीं भी लिखते हैं और आई और आर बराबर कर देते हैं। तो समझ में आ गया। अब ये आई और आर बराबर है, कैसे पता चलेगा? तुम टॉर्च जला देना, एक मिरर रख देना एकदम नीचे में, प्रैक्टिकली तुम देख सकते हो। थ्योरेटिकल प्रूफ वेव ऑप्टिक्स में बताएंगे, इसका कैलकुलेशन है, डेरिवेशंस है। वेव ऑप्टिक्स से प्रूव होता है कि आई आर के बराबर है। तो हम आइडिया लगा सकते हो। कैसे आइडिया लगाओगे? एक तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर बेस्ड है, उससे ज्यादा लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे जो जो दिखता है तुम्हें सब में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए तो दिख रहा है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो दिखता नहीं। अगर कुछ भी तुम्हें दिख रहा है इसका मतलब रिफ्लेक्शन वहां हो रहा है, लेकिन सेंस नहीं कर पाओगे तुम उतने अच्छा से। तुम एक मिरर ले लेना जिसमें चेहरा देखते हो, मिरर ले लेना और उसके मिरर में तुम टॉर्च जलाना, थोड़ा इंक्लाइन करके जलाना। जलाओगे, मिरर है, टॉर्च जलाया, ये मिरर है। सपोज दैट तुमने ये टॉर्च का रोशनी दिया है। अब ये किधर जाएगा? तुम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, कर लिए। तो जितना एंगल यहां से बनाया ये, उतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट होगा, एकदम इक्वल रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो इस तरह से तुमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, इस तरह से तुमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। बहुत पसीना आता है।
तो चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अब थोड़ा मिरर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली में बच्चा पार्टी हम लोग रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम को पूर्णतः समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन होता है कहाँ पे? जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। तो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारे नेचर में वो मिरर है, जहां हम अच्छे से रिफ्लेक्शंस को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जो भी बॉडी दिखता है सब रिफ्लेक्ट करता है लाइट, इसीलिए तो वो दिखता है। किसी भी वस्तु को जो हम लोग देखते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही देख पाते हैं, यह बात हम लोग को पता है। तो रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्ट करता है सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट को वो सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना वो मिरर है। तो मिरर किसको कहते हैं? मिरर मतलब होता है दर्पण, ठेठी भाषा में आप लोग आईना जिसको कहते हैं। मिरर किसको कहते हैं? जिसको दर्पण कहते हैं हम लोग। तो वो किसका रहता है? ग्लास का होता है, कांच का। उसका एक साइड, जैसे आप अपना मिरर जो है जिसमें चेहरा आप देख के आते हो, उसको उसके नीचे प्लास्टिक या गत्ता लगा है, उसको उखाड़ना देखना कलई किया रहता है और पैक किया लाल पेंट से या उजला पेंट से पेंट किया रहता है और पैक किया रहता है, कलई किया रहता है। यानी ग्लास के सतह, ग्लास जो है दोनों साइड ग्लास का कोई एक सतह को अगर यदि आप पॉलिश कर देते हो, सिल्वर कर देते हो, ऑपेक कर देते हो, कलई कर देते हो, तो वही मिरर बन जाता है। तो आसान है, देखते हैं हम लोग मिरर किसको कहते हैं? दर्पण। द सरफेस ऑफ ग्लास, कांच का सतह, कांच का सतह हुज जिसका वन साइड, एक साइड इज पॉलिश्ड, एक साइड पॉलिश रहता है, कलई क्या रहता है, इज कॉल्ड कहलाता है मिरर। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। हिंदी वाले लिखो, कांच का, हिंदी वाले लिखो कांच का सतह, कांच का सतह जिसका एक साइड यानी एक भाग कलई क्या रहता है, कलई क्या रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारे बहुत टाइप का मिरर आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे। तो जैसे टाइप्स ऑफ मिरर में आप प्लेन मिरर, समतल दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, पैराबोलिक मिरर, परवलयिकार दर्पण, इलिप्टिकल मिरर, दीर्घवृत्ताकार दर्पण या अंडाकार दर्पण, बहुत टाइप्स का मिरर पढ़ेंगे। तभी हम लोग पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे, समतल दर्पण। प्लेन मिरर किसको कहते हैं? इसके नाम में इसका डेफिनेशन है, ग्लास का प्लेट कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। ग्लास का प्लेट कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, तो वो प्लेन मिरर होगा। द रेगुलर सरफेस ऑफ ग्लास, ग्लास का वह नियमित सतह, नियमित मतलब एकदम समतल। द रेगुलर सरफेस ऑफ ग्लास, द रेगुलर सरफेस ऑफ ग्लास यानी ग्लास का नियमित सतह हुज जिसका वन साइड, एक साइड इज पॉलिश्ड, कैसा रहेगा? पॉलिश्ड रहेगा। इज कॉल्ड कहलाता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। हिंदी में लिख सकते हैं, कांच का वह समतल सतह जिसका, फिर से सुनना, कांच का वह समतल सतह जिसका एक भाग कलई क्या रहता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये सतह कैसा है? बिल्कुल ऊपर खावड़ नहीं है, एकदम समतल है।
रेगुलर सतह है, नियमित है। कैसा है ये? नियमित है। किसका है? कांच का। किसका है? कांच। ग्लास मतलब होता है कांच, ग्लास में लिखते हैं इसको, कांच सतह। इसका एक साइड पॉलिश कर दिया, या इसको सिल्वर करते हैं या ओपेक, तो ये कलई क्या हुआ? सतह हो गया। तो ये क्या बन गया? प्लेन मिरर। क्या बन गया ये? प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। और जिधर कलई क्या नहीं रहता है, जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब परावर्तक सतह। तो रिफ्लेक्शन तो जान ही रहे हैं क्या होता है। रे आता है, किधर जाएगा? पहले नॉर्मल चाहिए, जितना एंगल बनाया अब उतना एंगल बनाकर दूसरा रे खींच दो। अब नया टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। इस चीजें को समझाते हैं। यानी समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए बच्चा पाठे, आपने सीखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में कि रिफ्लेक्शंस कैसे होता है। कोई प्लेन सरफेस से रे आया, किधर जाएगा? कितना टीचर पहले भेज देता है, नहीं, गलत बात। रे किधर जाएगा? आप भगवान नहीं है। आप देखिए पहले यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। अब ये जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल बनाकर ये जाएगा, यह बात हमको पता है। टॉपिक था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है? इमेज इमेज बनाने के लिए हमको जिस भी वस्तु का इमेज बनाना होता है उससे कम 2 रे लिया जाता है। कम से कम कितना रे लिया जाता है? 2 से ज्यादा आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम कितना हो? 2 रे। जिस वस्तु का इमेज बनाना है उसका कितना रे लेना है? कम से कम 2 रे। अब वह 2 रे जहां मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होता है, पक्का है, वहीं पर एक लाइट कर दिया। तो चलो लाइट कट गया है, कभी रोशनी में पढ़ लेते हैं, इंडिंग पॉइंट पर है। तो कम से कम कितना रे लेना चाहिए? तो आंसर है कम से कम 2 रे लेना होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो वह 2 रे जहां पर कटेगा, मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, वहीं इमेज बनता है। तो हमको अभी पढ़ना है प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन। तो हमको लेना पड़ेगा एक प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर ले लिए, ये प्लेन मिरर है। ओके, यहां पर सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो है, इसका हमको इमेज बनाना है। इमेज किधर बनेगा? तो इससे हमको कम से कम 2 रे, ज्यादा ले सकते हैं 2 रे। एक रे ले लिए, इधर कहीं पर भी ले सकते हैं, दिखाएंगे आपको। एक रे ले लिए, इंसिडेंस किया। अब किधर जाएगा? ये क्या बताया? किधर जाएगा? इसके लिए नॉर्मल चाहिए, यानी ये प्लेन जो है, इस प्लेन पर क्या चाहिए? नॉर्मल। तो एक लाइन ये नॉर्मल ड्रॉ किया। तो आपने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये जो एंगल बनाया उतना ही एंगल बना करके ये जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाए। इस तरह से इस सोर्स से हजारों रे जा सकता है। अभी एक रे को भेज रहे हैं, दूसरा रे को भेज रहे हैं। इसी पॉइंट से मैंने ये दूसरा रे भेजा, इसी पॉइंट से मैंने ये दूसरा रे भेजा। अब ये किधर जाएगा? उसके लिए क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ये नॉर्मल जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे चाहिए? 2 रे चाहिए।
तो मैंने 2 रे सेलेक्ट कर लिया, रे नंबर 1, रे नंबर 2। अब यह 2 रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, जहां मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, वहीं पर इमेज बनेगा। तो अगर इस रे को आगे एक्सपेंड करें, इस रे को आगे एक्सपेंड करें, तो ये दोनों रे कभी मिलने वाला नहीं है, ये तो फैलते जा रहा है। इसका मतलब ये मिलेगा नहीं, मिलता हुआ प्रतीत हो सकता है। आंख लगाकर जब देखेगा इधर से, तो उसको क्या लगेगा, यहां से अगर आंख रहेगा तो उसको लगेगा इधर से आ रहा है, उसको ये नहीं दिखेगा, उसको लगेगा इधर से आ रहा है, और इधर से ये जाएगा। जहां पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, इसका मतलब यहीं पर इमेज बना, इसका मतलब यहीं पर इमेज बना। समझ में आ गया? अगर ये बोल्ड लाइन रहता तो मिलता हुआ प्रतीत होता, लेकिन ये डॉटेड लाइन से मिलाना पड़ा, इसीलिए ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो वही चीज को यहां पर दिखाएं, वस्तु हुआ, ये इमेज बन गया। अब नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा हुआ? आभास हो रहा है, रियल में नहीं बना। बोल्ड लाइन अगर कटता तब रियल में बनता, वास्तविक बनता, लेकिन यहाँ डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए आभासी बना। सेम डिस्टेंस पर तुम देखो, जितना दूरी ये है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। इसीलिए कैसा नेचर होता है? वर्चुअल होता है, सेम डिस्टेंस पर बनता है, सेम साइज का। जितना बड़ा ये होगा उतने बड़ा ये भी होगा, साइज भी सेम होगा, और कैसा बनेगा? सीधा। अगर ये पेन ऐसे खड़ा रखेंगे तो इसी तरह से इमेज भी बनेगा। जितना बड़ा ये पेन है उतने बड़ा बनेगा, जितना दूरी पर मिरर से ये था पेन, उतना दूरी पर मिरर के अंदर में बनेगा इमेज। तो ये सब सीखा आपने। अब फिर कल हम लोग पढ़ेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इसी तरह से पढ़ते रहिए आप लोग, कोर्स कंप्लीट कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।